हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 26 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। तो सारे नाम याद रखना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद, सीपीआईएम के बुद्धादेव भट्टाचार्य, इनको मिल रहा है यहाँ पर पद्मा भूषण। इसके अलावा कौन कौन है लिस्ट में, तो कोविड वैक्सीन मेकर्स में जो थे, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला, उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। लीडर्स ऑफ यूएस टेक जायंट्स गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है जनरल बिपिन रावत का, जिनको यहाँ पर पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नाम हम और देख लेते हैं। जनरल रावत, फॉर्मर यूपी सीएम कल्याण सिंह, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट प्रभा अत्रे एंड राधेश्याम खेमका ऑफ गीता प्रेस हैव बीन नेम्ड फॉर द पद्मा विभूषण। तो ये कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी इस बारे में, कि लोग अपने राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग अपनी अगर ड्यूटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तभी ऐसा एनवायरनमेंट बन पाएगा कि लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएँ। तो स्टेटिंग दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू sides of the same coin, President Ramnath Kovind on Tuesday said that observance of the fundamental duties mentioned in the Constitution by the citizen creates the proper environment। तो अगर हमें ऐसा environment create करना है कि सारे ही लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग अपनी ड्यूटीज़ को समझें और उसको ऑब्जर्व करें। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ड्यूटी ये है कि आपको नेशनल सर्विस को रेंडर करना है। तो नेशनल सर्विस को रेंडर करने के लिए बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करके, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करके बेसिकली आप नेशनल सर्विस ही कर रहे हो। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम सेकेंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अमिड बायलेटरल चिल इंडिया चाइना ट्रेडमार्क्स। तो जहाँ पर यहाँ पर गलवान स्टैंड ऑफ चल रहा था, बॉयकॉट चाइना की बात चल रही थी, वैसे में इंडिया और चाइना का ट्रेड में रिकॉर्ड सर्ज देखने को मिला। और ये जो रिकॉर्ड सर्ज है, इसमें ज़्यादातर इम्पोर्ट ही हुआ है। इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना नियरली 4 times इट्स एक्सपोर्ट टू द कंट्री। तो यहाँ पर चाइना के कंपैरिजन में जो चाइना है वो इंडिया में लगभग 4 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया में जो इम्पोर्ट होते हैं चाइना से, वो लगभग 4 गुना ज़्यादा होता है। तो डिस्पाइट इंडियाज़ एफर्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, तो यहाँ पर हमने कोशिश की कि चाइना से जो इम्पोर्ट्स इंडिया में है वो कम हो सके, जिसके लिए हमने यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात की, आत्मनिर्भर बनने की बात की, कि सेल्फ रिलायंस होंगे हम यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंस अपनी ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो बायलेटरल ट्रेड जो है वो 43.3% से ग्रो किया है। अगर हम 2021 में देखें तो 43.3% से ग्रो किया है। तो इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना रोज टू $97.5 बिलियन इन द कैलेंडर ईयर 2021, और 2020 में कंपैरिजन करें तो $66.7 बिलियन का था। तो इसका मतलब ये है कि 46.1% से ऊपर बढ़ चुका है ये। आगे हम चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, तो इस पेज पर हम कुछ भी डिस्कशन आप नहीं करेंगे। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इन इंडियाज़ मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये जो असर रिपोर्ट है जो कि प्रथम एनजीओ निकालता है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का डेटा मेंशन है, तो वो हम देख लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ इन छत्तीसगढ़ हु वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज लेटर्स हैव डबल्ड सिंस 2018। तो 2018 से कंपेयर करें तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों की संख्या दुगनी हो गई, जो कि यहाँ पर लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स यहाँ पर लैक हुई है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोविड की वजह से लर्निंग लॉस कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। ये हमें असर रिपोर्ट से पता चला। बाकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, उसकी अभी रिपोर्ट रिलीज़ नहीं हुई है। तो उसकी जब रिपोर्ट रिलीज़ हो जाएगी तब हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर लर्निंग लॉस हुआ है। तो करंट फाउंडेशनल रीडिंग लेवल अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासेस 1 to 7 इज लोअर देन एनी टाइम इन द लास्ट डेकेड। तो लास्ट डेकेड में हम देखें तो फाउंडेशनल स्किल्स यहाँ पर इंप्रूव हो रही थी, लेकिन पैंडमिक के चलते जब यहाँ पर स्कूल्स बंद रहे, डिजिटल डिवाइड के चलते यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड हो पाए, और यहाँ पर हमें लर्निंग लॉस देखने को क्लियरली मिल रहा है। तो नंबर शोज दैट अंटिल 2018 लर्निंग एबिलिटीज़ वर राइजिंग अमंग चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, लेकिन 2018 के बाद यहाँ पर लर्निंग एबिलिटीज़ में गिरावट देखने को मिली है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, वो भी यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स को ही एसेस करती है। उसकी रिपोर्ट अभी रिलीज़ होना बाकी है, जो कि मार्च 2022 में रिलीज़ होगी। SC इशूज़ नोटिस टू सेंटर EC ऑन प्ली अगेंस्ट फ्रीबीज। अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मैनिफेस्टो में यहाँ पर फ्री बीज को अनाउंस कर देती हैं। तो उसके लिए पिटीशन फाइल हुई थी कि फ्री बीज को अनाउंस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्री बीज से अल्टीमेटली लोगों का ही नुकसान होने वाला होता है, क्योंकि फिर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लोगों का ही नुकसान होने वाला होता है, जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मैनिफेस्टो में यहाँ पर फ्री बीज अनाउंस कर देती हैं। तो यही बात मेंशन की गई थी।
पॉइंटेड आउट दैट स्टेट्स वर ऑलरेडी फेसिंग ह्यूज डेट बर्डन, तो स्टेट्स के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा बर्डन है और फ्री बीज अनाउंस करके और ज़्यादा स्टेट के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे में जो स्ट्रेस है अल्टीमेटली यहाँ पर पब्लिक से ही पैसा लिया जाता है। फिर यहाँ पर 2013 का केस रेफर किया गया है जो कि है एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स केस, जिसमें यहाँ पर टॉप कोर्ट ने बोला था ऑल्दो द लॉ इज ऑब्वियस दैट द प्रोमिसेस इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो कांट बी कंस्टिट्यूड एज करप्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगर फ्री बीज अनाउंस कर रहे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, तो आप उसको यहाँ पर करप्शन तो नहीं बोल सकते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस है। ये बेसिकली वो ऐसा कर सकते हैं अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रियलिटी कांट बी रूल्ड आउट, लेकिन इसकी वजह से आप इसको करप्ट प्रैक्टिस बोल नहीं सकते हो, लेकिन इसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं। अगर आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई भी ऐसी फ्रीबीज अनाउंस करोगे तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अल्टीमेटली वो पैसे उन लोगों से ही लिए जाएंगे। तो नोटिंग दैट देयर इज़ नो लॉ गवर्निंग मैनिफेस्टोज, तो अभी देखा जाए तो मैनिफेस्टोज को गवर्न करने के लिए कोई भी लॉ नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप कोई गाइडलाइंस यहाँ पर इशू करो, जिसके बाद यहाँ पर मैनिफेस्टोज को गाइडलाइंस के अनुसार ही वो अपना मैनिफेस्टो बना सकें। लेकिन फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आर्टिकल 324 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है वो तभी तक है इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए जहाँ पर यहाँ पर कोई लेजिस्लेशन ना हो। तो इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन एरियाज लेफ्ट अनऑक्यूपाइड बाई लेजिस्लेशन। इट इज़ बाउंड टू कंप्लाई विद एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट्स इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएशन एक्ट। वरना तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस को ही फॉलो करना है। तो कहीं पर अगर स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस नहीं है वहाँ पर ही इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस को फ्रेम कर सकता है। तो इसका मतलब ये है जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरीके से फ्रीबीज को बंद तो नहीं करा सकता कि मैनिफेस्टोज में आप फ्रीबीज मत अनाउंस करो, वो पॉलिटिकल पार्टीज कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ इतना कर सकता है जो कैश सब्सिडीज का डिस्पर्जल होगा उसके यहाँ पर रेगुलेट कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ यहाँ पर रेगुलेशन का काम कर सकता है एंड दैट इट इज देयर फॉर क्लियर दैट इट मे ओनली रेगुलेट द मैनर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ कैश सब्सिडीज टू एंश्योर दैट इट डज नॉट स्क्यू द लेवल प्लेइंग फील्ड इन एनी इलेक्शन। आई होप आपको समझ आ गया। यहाँ पर 2013 के केस की बात की गई थी एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स केस, जिसमें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को बोला गया था कि आप कोई गाइडलाइंस बनाओ जिससे यहाँ पर मैनिफेस्टोज को गाइड किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ही पावर हो जहाँ पर कोई स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन नहीं हो। जहाँ पर अगर कोई लेजिस्लेशन हो तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ यहाँ पर कैश डिस्बर्जर को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से फ्रीबीज को बंद नहीं करा सकता है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हम FCRA के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि यहाँ पर इमरजेंसी के टाइम 1976 में इनेक्ट किया गया था। उस समय इसीलिए इनेक्ट किया गया था क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि फॉरेन डोनेशंस के चलते यहाँ पर जो कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो FCRA वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1976 इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एप्रीहेंशन कि जो फॉरेन पावर्स है वो यहाँ पर इंडिया के इंटरनल अफेयर में यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे फॉरेन डोनेशंस देके। इसीलिए यहाँ पर फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करने के लिए FCRA एक्ट लाया गया था। द लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस। तो यहाँ पर फॉरेन डोनेशन कोई भी इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है या कोई भी यहाँ पर NGO या एसोसिएशन रिसीव कर रही है तो उससे पहले इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसी भी NGO या इंडिविजुअल को, उसके बाद ही वो फॉरेन डोनेशंस को रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद FCRA को अमेंड किया गया 2010 में टू कंसोलिडेट द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स। इसके अलावा फॉरेन फंड्स को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो वो आपको पहले से मेंशन करना पड़ेगा। तो जहाँ पर आपने मेंशन किया कि आपको कहाँ पर फंड्स यूज़ करने हैं, आपको बेसिकली उसी काम के लिए यहाँ पर फंड्स को यूज़ करना पड़ेगा। ब्रॉडली FCRA रिक्वायर्स, यहाँ पर कोई भी पर्सन या NGO यहाँ पर फॉरेन फंड्स को रिसीव करना चाहता हो तो उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर द FCRA एक्ट। उसके बाद एक पर्टिकुलर दिल्ली में ही SBI बैंक है, वहाँ पर ही आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर फॉरेन डोनेशंस को रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप फंड्स कौन से पर्पस के लिए ले रहे हो, तो दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल। इसके अलावा एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप फंड्स किसी और NGO को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है कि फॉरेन फंडिंग यहाँ पर कैंडिडेट नहीं ले सकते हैं फॉर इलेक्शंस, जर्नलिस्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बेयरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर। तो ये जो भी मैंने आपको बताई इस लिस्ट में कोई भी फॉरेन डोनेशंस नहीं ले सकता। तो एक बार आप फिर से देख लो कौन कौन फॉरेन डोनेशंस नहीं ले सकते हैं। तो इलेक्शंस, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बेयरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर।
अब एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद वापस से रिन्यूअल के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो 6 महीने के अंदर-अंदर जब एक्सपायर होने वाला उससे पहले आप 6 महीने के अंदर-अंदर यहाँ पर रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल दो। अब यहाँ पर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, हो सकता है कि 5 साल के बाद आपने वापस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। अब यहाँ पर कौन-कौन से रीज़न हो सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ रीज़न्स मेंशन है। इन केस ऑफ फेलियर टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, या तो आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। दूसरी बात, एनजीओ जो है वो फॉरेन फंडिंग रिसीव तो कर रहा है, लेकिन उन फंड्स को उस काम के लिए यूज़ नहीं कर रहा है जो कि उसने बोला था कि उस काम के लिए वो यूज़ करेगा। एंड द एनजीओ इज़ नो लॉन्गर एंटाइटल्ड टू रिसीव फॉरेन फंड्स और यूटिलाइज इट्स एग्जिस्टिंग फंड्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। ऑन व्हाट बेसिस इज अप्रूवल कैंसिल, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अप्रूवल कौन से बेसिस पे कैंसिल किया जा सकता है कि इंक्वायरी में कोई ऐसा स्टेटमेंट देखा गया जो कि फॉल्स है। इसके अलावा एनजीओ ने कुछ टर्म्स और कंडीशंस को यहाँ पर वॉयलेट किया है। इसके अलावा 2 कंसेक्यूटिव साल तक यहाँ पर एनजीओ ने फंड्स को यूज़ ही नहीं किया, कि फॉरेन फंड्स को रिसीव तो किया जा रहा है लेकिन यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनजीओ है वो डिफंक्ट हो गई हो, तो इट कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी कैंसिल कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है जो एनजीओ है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि इसका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तब भी कैंसिल कर सकती है अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में कि सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देना, तब भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। बाकी अगर कोई भी एनजीओ यहाँ पर मिस यूटिलाइजेशन करिए फॉरेन फंड्स का, तब भी इसको यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। और अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो 3 साल के बाद ही यहाँ पर रीन्यू कराया जा सकता है या री रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। मिनिस्ट्री के पास इसके अलावा ये भी पावर होती है कि जब तक यहाँ पर इंक्वायरी चल रही है तब तक यहाँ पर जो फंड्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑल्सो हैज़ पावर टू सस्पेंड एन एनजीओज रजिस्ट्रेशन फॉर 180 डेज पेंडिंग इंक्वायरी एंड फ्रीज इट्स फंड। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ऑल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे पोर्टेबल नॉन इन्वेसिव वे, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है इस डिवाइस का जो कि यहाँ पर ओरल कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की यहाँ पर इंडेक्स आया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 85। 180 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 85। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। अब इस रिपोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया है जो इंडिया में जर्नलिस्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं, सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 से 100 तक यहाँ पर रैंकिंग होती है। बेसिकली 0 से 100 तक यहाँ पर स्कोर होता है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 100 है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर करप्शन बिल्कुल भी नहीं, और जिस कंट्री का स्कोर यहाँ पर 0 इसका मतलब वो हाईली करप्ट कंट्री। इंडिया का स्कोर इसमें 40 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का स्कोर 40 और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है यहाँ पर 85। आगे हम चलते हैं। आपने लोकायुक्त पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो यहाँ पर जो केरला है वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहा है। अब उस ऑर्डिनेंस के बेसिस पे क्या होगा, जो लोकायुक्त की पावर है उसको कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। तो लोकायुक्त इसके बाद सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी बनकर रह जाएगी। तो केरला लोकायुक्त एक्ट इन अ मैनर दैट गिव्स इट्स पावर्स, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लोकायुक्त की जो भी रिपोर्ट है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर सकती है। तो अमेंडमेंट इज एम्ड एट गिविंग पावर्स टू द गवर्नमेंट टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द लोकायुक्त आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मतलब ये है कि लोकायुक्त की जो पावर है वो सिर्फ यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी बनकर रह जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द proposed amendment, लोकायुक्त वुड हैव ओनली पावर्स टू मेक recommendations और सेंड रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट। बाकी ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से जो लोकायुक्त की पावर उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ आइज स्टेट एंटिटीज़। अब बेसिकली यहाँ पर के डिपॉजिट की बात की गई कि के डिपॉजिट क्या होते हैं। तो पहले हम के डिपॉजिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ के डिपॉजिट इज अ सिविल अकाउंट मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू कीप फंड्स विदाउट इनकरिंग एनी इंटरेस्ट कॉस्ट। अब बेसिकली छत्तीसगढ़ क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ स्टेट कॉर्पोरेशंस को कह रही है कि जो भी आपके फंड्स हैं वो आप के डिपॉजिट में जाके सबमिट करो। अब वो ऐसा इसीलिए करना चाह रही ताकि ये जो फंड्स है वो स्टेट के अंडर आ जाए और स्टेट ये दिखा सके कि स्टेट की अभी भी क्रेडिट वर्दीनेस है, स्टेट को कहीं से लोन लेना हो तो वो आसानी से ले सके। तो इट्स नॉट यूजुअल फॉर स्टेट्स टू गेट कॉर्पोरेशंस टू पार्क देयर फंड्स इन द के डिपॉजिट। तो बेसिकली हमने देख लिया के डिपॉजिट क्या है, एक सिविल डिपॉजिट अकाउंट है। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो क्या कर रहा है, स्टेट कॉर्पोरेशंस को बोल रहा है कि अपने फंड्स आप इसमें डिपॉजिट कर दो ताकि वो जो फंड्स है वो डायरेक्टली यहाँ पर स्टेट के अंडर में आ जाए और ऐसा लगने लगे कि स्टेट की क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टेट के पास अच्छे खासे फंड्स हैं। तो वाइल इट डज हेल्प द स्टेट टाइड ओवर अ कैश क्रंच इन द लास्ट क्वार्टर, इट गिव्स द फाइनेंस डिपार्टमेंट फुल कंट्रोल ओवर फंड्स अलॉटेड एलोकेटेड टू द एंटिटीज़। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर
जो छत्तीसगढ़ है वो यहाँ पर स्टेट कॉरपोरेशन से ये बोल रहा है कि अपने फंड्स आप के डिपॉजिट में सबमिट करो। के डिपॉजिट के फंड्स दिखाकर यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस दिखाई जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ आवर रिपब्लिक, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। इन पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, इसमें के एम मुंशी ने क्या क्या बातें लिखी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ या लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं, ये बेसिकली एक मॉरल डॉक्यूमेंट भी है। अब मॉरल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, तो एसेंशियली आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ मॉरल बैकग्राउंड टू सिक्योर जस्टिस फॉर एवरी सेक्शन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि हर सेक्शन को यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा सबका यहाँ पर रिलीजियस जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शन। और जो कि बेसिकली कोशिश भी की जा रही है पिछले 70 सालों से प्रोटेक्ट करने की। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट या पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक मॉरल बैकग्राउंड इंश्योर करने की कोशिश करता है, जिसमें यहाँ पर हर सेक्शन को जस्टिस इंश्योर करना ज़रूरी है। द चैलेंजेस यही है कि हर सेक्शन को जस्टिस देने की बात की गई है, फिर वो बैकवर्ड क्लासेस हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबको यहाँ पर जस्टिस मिलनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि सेकुलरिज्म के नाम पर इंडिया में अपीजमेंट ज़्यादा होता है, तो परवर्जन इन प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये देखा गया है कि अपीजमेंट को कम किया गया है। कोई भी रिलीजन के अंदर रिग्रेसिव प्रैक्टिस है तो उसको यहाँ पर दूर करने की कोशिश की गई है। उसके लिए फिर यहाँ पर ट्रिपल तलाक प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आए थे, जिसमें यहाँ पर जो ट्रिपल तलाक की रिग्रेसिव प्रैक्टिस है उसको यहाँ पर बंद कराया गया। देयर इज़ नो डाउट दैट कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पर बताया गया कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी मॉडर्न रिपब्लिक्स स्ट्रेंथन होते हैं, लेकिन उसकी वजह से फेक न्यूज़ की भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। फेक न्यूज़ की वजह से जो रिपब्लिक है वो अंडरमाइन भी हो सकता है। तो फेक न्यूज़ को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए लोगों को विजडम देना ज़रूरी कि आपको किसी भी रिपोर्ट पे ऐसे डायरेक्टली विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जो चेकिंग है अपनी तरफ से पूरा देखना है कि ये रिपोर्ट कितनी सच है, उसके अलावा क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। Our constitution has served us well in those 7 decades. Several republics in the post-imperial era. अगर हम पोस्ट इंपीरियल एरा में देखें तो बहुत सारे कंट्रीज ने अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वही चल रहा है। उसमें नो डाउट अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ चीज़ें बदलना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं होती है, तो उन लॉज को हटा भी दिया जाता है। तो लगभग 100 अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसमें से 1500 लॉज को रिपील भी किया गया है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। उनकी तब ज़रूरत हुई होगी उस टाइम के दौरान, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट एवरी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डन माइंडफुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ऐसे होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहे हमेशा, तो वो कोशिश भी की गई। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, जिसमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है, वो कैसे काम करता है वो बेसिकली इस बात के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि यहाँ पर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे काम कर रहा है। तो उस बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है। द वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड होली अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है बेसिकली वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि यहाँ पर जो तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो कैसा काम कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे वी द विमेन। विमेन को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करने की बात की गई। यहाँ पर आर्टिकल 14 है जो कि यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 यहाँ पर हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात करता है। आर्टिकल 16 यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब क्या ये जो राइट्स मैंने बताया आपको आर्टिकल 14, 15, 16 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या विमेन को यहाँ पर इक्वलिटी मिल पाई है? तो बेसिकली इस आर्टिकल में वही सवाल किया गया कि विमेन को यहाँ पर इक्वलिटी मिल पाई है। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि विमेन को यहाँ पर अलाउ किया जाए कि वो भी यहाँ पर एनडीए के एग्जाम में अपीयर हो सके। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेटमेंट बहुत ही सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक के द्वारा दिया गया, जिनका ये कहना था कि इंडिया में विमेन बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रही हैं, वो यहाँ पर सरोगेसी को प्रेफर करती हैं, ना कि खुद यहाँ पर प्रेग्नेंट होना नहीं प्रेफर करती हैं। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखने को मिला हमें। इसके अलावा इलेक्शंस को जीतने के लिए अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो कोई विमेन अगर उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि वो हर बार इलेक्शन जीत रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पार्टी के बॉसेस डिसाइड करेंगे, जो कि यहाँ पर बेसिकली मेल डोमिनेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर इंडिया में देखा जाए तो। और विमेन को टिकट क्यों डिनाई की जाती है, इस बात में कह के कि फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, चाइल्ड बेयरिंग एज है, ऐसे में कैसे लेजिस्लेटर का काम किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर कमेंट्स करके वो टिकट नहीं देते हैं विमेन को। इवन प्रो विमेन इंटरवेंशन, अगर आप प्रो विमेन इंटरवेंशन भी देखो इंडिया में जो भी हुई है तो वो बेसिकली मेल ओपिनियन की बेसिस पे हुई है, उसमें फीमेल होती ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर विमेन की जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ाने की बात की गई, तो उसमें सिर्फ एक ही एमपी थी जो कि विमेन है, बाकी यहाँ पर 31 मेंबर
जो यहाँ पर कमेटी है उसमें सिर्फ एक ही विमेन है, बाकी यहाँ पर जो 30 हैं वो यहाँ पर मेल पॉलिटिशियंस हैं। तो यही बताया गया कि विमेन के लिए कोई डिसीजन लेना भी होता है तो वो यहाँ पर मेल डिसाइड करते हैं, मेल डोमिनेंस डिसाइड करता है कि यहाँ पर विमेन के लिए क्या ठीक होगा क्या गलत होगा। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की बात की गई, तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बताया कि ओल्डर रेप लॉस को यहाँ पर ट्वीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक डिस्टिंक्शन होता है सेक्स और जेंडर में। जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो सेक्स तो बायोलॉजिकल, उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन जेंडर को तो आप बदल सकते हो। जेंडर को आपने जैसे सोशली कंस्ट्रक्ट किया उसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट क्रिमिनलाइजिंग, तो अब यहाँ पर जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की बात की गई, तो मैरिटल रेप को हम डायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मैरिटल रेप को, कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना क्यों ज़रूरी है और अभी तक मैरिटल रेप को क्यों नहीं क्रिमिनलाइज किया गया। द पॉइंट टू नोट इज दैट वेदर इन अ बेडरूम और इन अ केव इन अ वुमेन्स एक्सपीरियंस अ रेप इज अ रेप। तो आप यहाँ पर इस बात पर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि वो मैरिड वुमेन थी, उसके हस्बैंड ने उसके साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्स किया तो उसको यहाँ पर रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली इस बात के ऊपर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो। तो व्हाट मैरिड मैन वांट, फिर यहाँ पर उस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया था एक्सप्लेन सेक्शन में, जो मैरिड मैन है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है शादी करने के बाद कि उनको नहीं लगता कि कंसेंट देना ज़रूरी है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन को बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। इफ़ वी ट्रूली विश टू रीथिंक द रिपब्लिक एज वन इन विच विमेन रियली मैटर, तो अगर हम रिपब्लिक इंडिया को ऐसा रिपब्लिक बनाना चाहते हैं जिसमें विमेन इक्वली मैटर करती, तो विमेन के इशूज़ को यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है, विमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है। और विमेन को एम्पावर आपको कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विमेन को यहाँ पर इक्वल राइट्स देने की ज़रूरत है। अब इसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में काम करना पड़ेगा, अनइक्वल पे को यहाँ पर डील करना पड़ेगा। इसके अलावा जो विमेन के वर्क को इन्फीरियर माना जाता है, अब जैसे विमेन जो है वो केयर इकोनॉमी में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विमेन बाई बर्थ ही केयरिंग होती है, जिसके लिए उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं की, उन्होंने कोई स्किल नहीं एक्वायर की है केयर इकोनॉमी के लिए, इसीलिए उनको यहाँ पर ज़्यादा पे नहीं दिया जाता। तो इसको बेसिकली ये सारी बातें जो हैं कंसिडर करने की ज़रूरत है और इन सारे इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट अ ईयर ऑन बैड बैंक येट टू टेक ऑफ। तो बैड बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर NARCL है और दूसरी जो एंटिटी है वो है IDRCL। अब ये जो NARCL है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, और दूसरी यहाँ पर जो है IDRCL जो है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक डुअल स्ट्रक्चर को अप्रूवल नहीं दिया है। तो ये जो डुअल स्ट्रक्चर है यहाँ पर NARCL का और IDRCL का, अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है। जो NARCL है वो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करेगा और जो IDRCL है वो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करेगा। तो एक है यहाँ पर ARC, एक है यहाँ पर AMC। जो NARCL है उसको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स 51% ओन करेंगे और जो IDRCL है वो 51% यहाँ पर जो शेयर्स होंगे वो प्राइवेट हैंड्स में होंगे। तो बेसिकली अगर बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर बेड बैंक में एक ही एंटिटी है, लेकिन इंडिया में यहाँ पर दो एंटिटी बनाई जा रही है, NARCL और IDRCL, जिसमें NARCL को 51% पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन करेंगे और IDRCL को 51% यहाँ पर प्राइवेट हैंड में जाएगा ये। इंडिया अमंग टॉप 5 नेशंस टू आस्क ट्विटर टू रिमूव कंटेंट। तो यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज़ की इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, जापान, रशिया, टर्की, इंडिया, साउथ कोरिया। अब इन कंट्रीज़ ने यहाँ पर ट्विटर से बोला होगा कि आपको अपना कंटेंट हटाना है, ये कंटेंट ट्विटर से हटाना, तो इसमें इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ की सूची में है। अभी सोशल जो ट्विटर है उसने एक रिपोर्ट निकाली कि कौन से कंट्री ने उनको कितना बोला कंटेंट हटाने के लिए, जिसमें इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।